नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विक्टू सिंह, श्यामवीर और कृतिका शर्मा, पारुल वर्मा, उषा देवी, श्यामवीर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शिव ब्रह्मकार जी, नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। एग्जाम हमारा पास आ रहा है, ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं, ठीक है। सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे। लट्टू सिंह जी नमस्कार, गुड इवनिंग। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, काफ़ी बचा हुआ है वर्दी बैच वालों का। तो मॉर्निंग वालों का तो लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन मॉर्निंग जो इवनिंग बैच है जी। मनु जी नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था, शुरुआत मैंने की थी सीआरपीसी की। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की लास्ट क्लास में मैंने शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ये किसका भाग है? यह कनकरेंट लिस्ट का भाग है। कनकरेंट लिस्ट यानी कि हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची का मतलब है, समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। सिर्फ सीआरपीसी नहीं, इवन हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, ये इंडियन पीनल कोड भी भारतीय दंड संहिता भी कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के भाग में आता है। अब एक बात सुनिए जरा, आईपीसी के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं, आईपीसी के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप कहेंगे कि ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, जैसे कि यूनियन का के अंदर आप देखेंगे आर्मी का कोई लॉ है, एयरफोर्स का लॉ है, नेवी का कोई लॉ है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आएगा। वो एक्सक्लूसिवली किसके पास शक्ति है? वो शक्ति एक्सक्लूसिवली हमारी यूनियन के पास है, संघ के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। तो ये दो चार बातें आप ध्यान रखिएगा कि जो सीआरपीसी और आईपीसी है, दोनों के दोनों कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का भाग है। तो कल की क्लास में लोगों ने लगभग आधा सीआरपीसी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया था। आज की क्लास में मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगा, और आप कॉपी पेन आपके पास होगा ही, आप नोट करते जाइए साथ साथ। आज हम लोग शुरुआत करते हैं धारा 151 से, सेक्शन 151 आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के लिए। क्या है धारा 151? क्या कहती है धारा 151? कहती है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने जा रहा है, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करना चाहता है और ऐसा करने जा रहा है, और ऐसा करने जा रहा है, जा रहा है, तो उसे तो उसे तो उसे पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा रोका जा सकता है, पुलिस द्वारा रोका जा सकता है। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है वे अपराध जिनके अंदर पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको आप कहते हैं संज्ञेय अपराध। मतलब क्या है? मतलब ये मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने जा रहा है, अनाउंस कर दीजिए मैं हत्या करने जा रहा हूँ, है ना। अब ये तो है नहीं कि हत्या करने के बाद उसको रोका जाएगा। अरे बात समझ रहे हो आप? अगर संज्ञेय अपराध करने चाहता है और ऐसा करने के लिए जा रहा है, तो पुलिस उसे रोक सकती है, और रोकते समय उसकी जो गिरफ्तारी है वह भी संभव है, यानी कि उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसा धारा 151 कहती है। ये नहीं वो हिंदी फिल्मों की तरह कि जब अपराध हो जाएगा तब पुलिस पहुंचेगी, नहीं, पहले भी पहुंच करके अपराध करने से रोका जा सकता है। हैंड्स अप इंस्पेक्टर साहब आ गए, देखा होगा ना कई बार आपने ऐसा।
तो वो भी किया जा सकता है, वो भी अधिकार होता है। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट धारा लें, धारा 152 सेक्शन 152, सेक्शन 152 क्या कहता है, धारा 152 क्या कहती है? धारा 152 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति, सुनिएगा बात को, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, वैसे तो सरकारी कुछ नहीं होता, एक बात बता दूं मैं आपको, सरकारी कुछ नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति इस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, यदि कोई व्यक्ति, कहां चला गया, आ गया, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान हो रहा है आप कह सकते हैं, कोई भीड़ है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। पहली बात तो सार्वजनिक संपत्ति कुछ नहीं होती, ये सब आपकी हमारी संपत्ति है। आपको पता होगा जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, इवन आप मार्कर खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने जाते हैं, तो वहां पर भी आप टैक्स देते हैं। जिस घर के अंदर आप बैठे हो उसके अंदर मटेरियल आता है, भाई ईंटें आती है, आपका जो है ना बजरी आती है, सब चीज होती है। जिस टेबल पर आप बैठे हो वो भी मार्केट से आता है। आपको पता है हर जगह आप टैक्स देते हो, और जो भी बाहर का ताम झाम देखते हो ये सब उसी पैसे से बनता है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे गली में लगी हुई कोई रेलिंग है, ये सब कहाँ से बनता है, सब आपकी अपनी संपत्ति है। जिस दिन हम इसको ये मान लेंगे कि हमारी संपत्ति, उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा। वास्तव में है हमारी, हमको ही तो इस्तेमाल करना है, बट कुछ लोगों के अंदर हरकतें होती, बंदरों वाली हरकतें होती, तोड़ने की आदत होती है। ठीक है, चलिए, तो सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है तो उस केस में धारा 151 ये कहती है कि यदि कोई पुलिस है वहां पर, तो कहने का मतलब क्या है, पुलिसकर्मी 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 इसे रोक सकता है, इसे रोक सकता है, और यह उसका अधिकार भी है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई पुलिसकर्मी वहां पहुंचता है तो पुलिसकर्मी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको ऐसा करने से रोक सकता है। आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तेरा क्षेत्र कौन सा, तेरा थाना कौन सा है, पुलिसकर्मी है तो उसके पास पूरा अधिकार होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने से वो आपको रोक दे। ठीक है, और इसके लिए उसे जो भी एक्शन लेना पड़े वो ले सकता है। ठीक है, धारा 151, धारा 152। ऐसे ही धारा 153, धारा 153 क्या कहती है, आपने सुना होगा बाट और माप, आपने बाट और माप की बात सुनी होगी, अरे जानते हो ना, धारा 153 क्या कहती है, बाट और माप। आप पेट्रोल पंप पर गए, ठीक है, आपने अमूल्य चीज पेट्रोल गाड़ी के अंदर फिल करवाया, आपने टंकी फिल करवा ली पूरी फुल, तो आप अच्छी कैटेगरी में आ गए, बोले आपके पास पैसा है ना। ऐसे मीम चल रहे, मैं नहीं कह रहा ऐसा, ऐसे मीम चल रहे थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप पेट्रोल पंप पर गए और पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया, एक खराब मशीन के द्वारा, मशीन खराब है उसकी, लीटर आपको दिखा दिया, मशीन कह रही है भैया हमने डाल दिया 5 लीटर, लेकिन एक्चुअल में उसने 4.5 लीटर लिया, है ना। तो अगर ऐसी कोई बाट की मशीन है, जैसे कि आप दुकान पर राशन खरीदने गए तो वहां पर आपने बट्टा देखा होगा, ठीक है, ऐसी कोई पैमाइश करने की चीज है, तो बाट और माप को लेकर के याद रखना, पुलिसकर्मी को अपने क्षेत्र के अंदर, एक तो होता है बाट और वेट एंड मेजरमेंट का अपना डिपार्टमेंट होता है, आपको पता होगा, उसके अंदर भी इंस्पेक्टर आते हैं, वो अलग तरीके, पीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं, उनका अलग सिस्टम चलता है। लेकिन वेट एंड मेजरमेंट को लेकर के निरीक्षण का अधिकार जो है पुलिस के पास होता है, कि ये विभाग वाले बाद में आएंगे, पुलिसकर्मी भी क्या कर सकता है, इसका निरीक्षण कर सकता है, चीजों की जांच कर सकता है। और कौन सा पुलिसकर्मी, जो उस क्षेत्र के अंदर काम करता है, मान लीजिए थाने के अंदर कोई पुलिसकर्मी काम करता है और उसकी बीट के अंदर कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, वहां पर कोई बेईमान दुकानदार है, तो बेईमान दुकानदार के जाकर के वो बाट भी चेक कर सकता है, माप भी चेक कर सकता है, बाद में उसे गुर्दे भी ढीले कर सकता है। ठीक है ना, गुर्दे ढीले करने का मतलब है, उसको बताया कानून क्या है, जब अंदर भेजा जाएगा उसको। तो ये बाट और माप को लेकर के निरीक्षण करने का अधिकार किसके पास होता है, पुलिसकर्मी के पास होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं। अब लिखिए धारा 154 सेक्शन 154, सेक्शन 154 क्या कहता है, सेक्शन 154 कहता है कि यदि
कोई संज्ञेय अपराध है, यदि कोई संज्ञेय अपराध है, यदि कोई संज्ञेय अपराध है, आपको पता है इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। वो ऑफेंस, वो अपराध जिसको करने के बाद व्यक्ति को पुलिस अगर अरेस्ट करना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो जज की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पुलिस बिना न्यायालय की परमिशन के, बिना न्यायालय की इजाजत के उसको अरेस्ट भी कर सकती है और साथ में उसको मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। तो ऐसे मामले जिसमें आप कहते हैं संज्ञेय अपराध, तो धारा 154 कहती है कि संज्ञेय अपराध कहीं हो रहा है तो संज्ञेय अपराध के बाद एक एफआईआर की जो कॉपी है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो दी जानी चाहिए। इसकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक कॉपी दी जा सकती है, एक कॉपी दी जा सकती है, यानी कि दी जानी चाहिए। ठीक है, दी जा सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ये धारा 154 कहती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज भी होगी और दर्ज होने के बाद क्या होगा, दर्ज होने के बाद एक कॉपी व्यक्ति को भी दी जाएगी। अब कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया, वहां पर उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो धारा 154(3) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया, जाकर के उसने क्या किया, अपनी सूचना अभिलिखित करवाई। क्या करवाई, सूचना अभिलिखित, यानी कि जो भी उसकी दुख दर्द था वह उसने सामने पुलिसकर्मी को बताया, सूचना अभिलिखित करवाई, बताया सामने जाकर के। लेकिन पुलिसकर्मी ने क्या किया, ये बात किसको कही, ये बात वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी को कही, है ना। वहां पर जाकर के ये बात पुलिसकर्मी को कही, पुलिसकर्मी ने क्या कर दिया, पुलिसकर्मी ने कर दिया इनकार, बोले हम नहीं लिखते। होता था ना ये पहले, अभी भी होता होगा फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। पुलिसकर्मी ने सूचना लिखने से मना कर दिया, बोले हम नहीं लिख रहे। कई बार होता है, आदमी को देख करके बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया है तो यहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है, धारा 154 की उपधारा 3 कहती है कि ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है कि यह व्यक्ति डाक के द्वारा, यह व्यक्ति किसके द्वारा, यह व्यक्ति डाक के द्वारा, यानी कि पोस्ट के द्वारा, लिखें आप यहाँ पर, यह व्यक्ति डाक के द्वारा, डाक के द्वारा, जो क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक है, जो कप्तान साहब हैं, पुलिस अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को सूचना भेज सकता है, पुलिस अधीक्षक को सूचना दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है, पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रहा है, उसे लगता है कि पुलिस उसकी बात वहां पर नहीं सुनेगी, तो ऐसा करते हुए वो क्या होगा उस केस में कि चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख करके पुलिस अधीक्षक ही नहीं, उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वहां तक भी पत्राचार वह व्यक्ति कर सकता है। और जब पत्राचार करेगा तो उसकी रिपोर्ट को लिखा भी जाएगा और रिपोर्ट की जो शक्ति होगी, जो लाइन होगी, वो बिल्कुल वही होंगी जो थाने के अंदर लिखवाने के बाद शक्ति प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है आपको, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो धारा 154 की उपधारा 3 ऐसा कहती है। अरे बात समझ में आ गई। अब सुनिए, कई बार मामला रिपोर्ट हो गया, मामला रिपोर्ट होने के बाद क्या होता है, पुलिस बुला लेती है, बोले तुमको थाने बुलाया है, होता है। अब बहुत से लोगों के तो रेगुलर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बोले पुलिस ने बुलाया है, तो वैसे ही घबरा जाते हैं, बोले ये क्या हो गया। देखा हो अपने समाज के अंदर, बोले ये क्या हो गया, तो गलत बात होगी, पुलिस ने बुला लिया तो डर लगता है ना। हमारी पुलिस की थोड़ी सी छवि ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं, तो है। अब कई बार क्या होता है कि बेटा कर दूंगा आंसर रिपीट, पहले इसको कर लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब थाने गया तो पुलिस क्या कहती है, बोले कि आपकी स्टेटमेंट ली जाएगी, आपकी स्टेटमेंट ली जाएगी, यानी कि जो आपका बयान है उस बयान को, आपके कथन को क्या किया जाएगा, बयान को अभिलिखित किया जाएगा, बयान को अभिलिखित किया जाएगा, ऐसा उसे कहा जाता है। बयान अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट ली जाएगी व्यक्ति की, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रामलाल है,
पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाकर के उससे पुलिस ने पूछताछ की, उसका बयान ले लिया। आपने कभी, मैं कभी पाला पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि सामने जो व्यक्ति होता है, दरोगा या वट जो भी आप उसको कह सकते हैं, एक डायरी रखता है अपने पास। देखा है कभी आपने उसको? वो डायरी के अंदर नोट करता है। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर सीआरपीसी की धारा धारा 162 और उपधारा 1 क्या कहती है कि बयान का अभिलिखन हो, अच्छी बात है, लेकिन परंतु यहां पर क्या हिदायत दी गई है, परंतु परंतु हस्ताक्षर लेने का अधिकार नहीं है, हस्ताक्षर करवाने का अधिकार नहीं है, हस्ताक्षर करवाने का अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, थाने के अंदर किसी को बिठा करके वहां पर आप साइन नहीं करवा सकते। ये आपने स्टेटमेंट दे दी, आपका बयान है, इस पर आप साइन कर दीजिए, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ऐसा सीआरपीसी कहती है। ठीक है भाई, क्या कहती है कि बयान ले लो, ठीक है, अच्छी बात है, जो आपको पूछना है पूछ लीजिए आप, लेकिन उस पर उसका हस्ताक्षर लेकर पुष्टि करवाना ये सरासर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है कि हस्ताक्षर नहीं होंगे, हस्ताक्षर होते हैं। बयान लिया जाता है, स्टेटमेंट ली जाती है, कहां पर ली जाती है, जब अदालत के अंदर, याद रखना, जब अदालत के अंदर, जब मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जब मजिस्ट्रेट के सम्मुख, जब मजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान लिया जाता है, बयान लिया जाता है, तब हस्ताक्षर करवाया जाता है। ठीक है, तब हस्ताक्षर करवाया जाता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता हुआ कोर्ट के अंदर गवाही दी, तो पहले तो जब आप गवाही देंगे तो सामने वाले वकील साहब आपसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हालांकि वो फिल्मों वाला सिस्टम नहीं होता कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उस तरीके से नहीं चलता कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जब बयान लिया जाता है तो वकील साहब क्वेश्चन पूछते हैं, बयान देने वाला अपनी बात कहता है। इसका तरीका भी जरूर मैंने बताया, तरीका क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति की अगर बयान होता है कोर्ट के अंदर, तो पहले वो रिटर्न के अंदर एक A4 शीट होती है, A3 पेपर चलता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ब्लैंक शीट होती है, वकील साहब उसका बयान लिखवाते हैं, हाथ से नहीं, प्रिंटेड होता है वो बकायदा, प्रिंटेड होता है बकायदा, एफिडेविट बनता है, और एफिडेविट बनने के बाद क्या होता है, उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। और जब कोर्ट के अंदर ये पेश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बयान के लिए बुलाया जाता है। स्टेटमेंट कब देनी है, मान लीजिए रामलाल की स्टेटमेंट होनी है, तो रामलाल को बुलाया जाएगा। अब वो भी चेक करनी है रामलाल हाजिर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब वही होते हैं, सब कुछ वही दिखता है। ठीक है, तो फिल्मी स्टाइल में मत जाना। तो आते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि कटघरे के अंदर खड़े हो, कई बार बगल में बोले यहीं खड़े हो जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं कि कटघरे के अंदर खड़े होकर के बोले। तो फिल्म में आपने देखा होगा जो बोलना है कटघरे के अंदर खड़े होकर के बोले, ऐसा भी सीन नहीं। अगर आपने रियल प्रोसीडिंग्स देखी है तो बोले साइड में खड़े हो जाओ और बताओ अपनी बात। तो जो ओपोनेंट का जो वकील होता है वो उसे क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन का आंसर करेगा। अब ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा गया और जो उसने आंसर दिया, जो क्वेश्चन पूछा जो आंसर दिया, वहां ऊपर जज साहब बैठे हो, जज साहब के नीचे उनका रीडर आपने देखा होगा, पूरा वो टाइपिस्ट बैठे होते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर देंगे, ये दोनों बात रिकॉर्ड होती चली जाती है। जब गवाही पूरी हो जाएगी, जब बयान ले लिया जाएगा, तो उसके बाद ये पूरा प्रिंट निकल जाएगा। और प्रिंट निकलने के बाद जो वकील है, जैसे मान लीजिए जिसने बयान दिया है तो उसका भी तो वकील होगा ना, तो उसका बयान जो वकील होता है वो देखता रहता है कि जो ये बोल रहा है वही टाइप हो रहा है, दूसरा कुछ टाइप हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कॉपी निकाल करके उसे साइन करवा ली जाते हैं, भाई ये आपकी स्टेटमेंट है, देख लो। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। ये मैंने आपको वास्तविक प्रोसीडिंग्स बता दी जो कोर्ट के अंदर वास्तव में चलती है। थोड़ा जल्दबाजी में बताया है, बट क्या करें, है ना, कोई ऑप्शन नहीं, इतना टाइम नहीं बचता अपने पास, है ना। तो मैं क्या कर रहा था, धारा 164 के अनुसार अदालत के अंदर बयान का अभिलिखन भी होता है और उस पर हस्ताक्षर भी करवाया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर हस्ताक्षर करवाया जाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बात समझ में आती है? अब किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, किसी व्यक्ति को पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कर लिया अरेस्ट। अरेस्ट करने के बाद ये कहा गया, धारा 167 ये कहती है कि अरेस्ट आपने कर लिया, जो आपने इसके खिलाफ जांच वाच करनी है शुरुआती, वो शुरुआती जांच आप कीजिए, और शुरुआती जांच करने के बाद इसको 24 घंटे के भीतर
24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। ये आपको करना है, पुलिस से कहा गया ऐसा, ठीक है। तो धारा 167 क्या कहती है? धारा 167 कहती है कि भैया आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन धारा 167 कहती है कि धारा 167 का उपधारा 1 क्या कहती है? 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दीजिए। एक चीज और, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो पुलिस से, जज साहब से क्या कहते हैं? जज साहब हमको कस्टडी चाहिए। सुना होगा ना आपने? अरे सुना होगा ना आपने? ये जो पुलिस कस्टडी होती है उसको हिंदी में कहते हैं पुलिस अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, ठीक है, पुलिस अभिरक्षा। मान लीजिए 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पेश कर दिया, और पेश करने के बाद जज साहब से कहा कि साहब इससे भी पूछताछ करनी है, तो पूछताछ के लिए आप इसको हमें दे दीजिए, हमारे पास लॉकअप पे दे दीजिए, ठीक है। तो जो उसको गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति हैं, जो गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी हैं, जो उससे पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी हैं, अगर वो इसको अपने पास रखते हैं तो उसको आप कहते हैं पुलिस अभिरक्षा, यानी कि इंग्लिश में पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा, जिसको आप क्या कहते हैं? जुडिशियल कस्टडी। अरे गंगाजल मूवी देखी है? गंगाजल देखी होगी ना, सुंदर यादव, ठीक है। तो सुंदर यादव को पुलिस वाले एसपी साहब पकड़ लेते हैं, तो जब थाने के अंदर जब में कूटा जाता है तो उसे आप कहते हैं पुलिस अभिरक्षा, पुलिस ने पकड़ के अपने पास रख लिया, ठीक है। और सुंदर यादव के पापा जी क्या कहते हैं? बोले किसी प्रकार से छुड़वाओ, आंख में खोद डालेंगे ये लोग, है ना, क्योंकि वो उनकी कस्टडी में थे। थाने के अंदर पूछा भी जाएगा, उल्टा उल्टा कूटा भी जाएगा, हालांकि सब मना होता है लेकिन पुलिस सब काम कर लेती है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं पुलिस अभिरक्षा। हाँ, अगर जज ये कहते बोले जितना पूछताछ आपने करनी थी, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करो, उठा करके जेल भेज दो। अगर इसको जेल भेज दिया, याद रखना जेल के अंदर फिर जो आपकी थाने की पुलिस है, जो जिले की पुलिस है, उसका रोल नहीं होता। जिले के अंदर फिर जेल के अंदर अलग बात हो जाती है। तो जेल के अंदर अगर रखा जाए तो उसको आप कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सामान्य परिस्थिति है तो जो पुलिस अभिरक्षा होती है ना, पुलिस की कस्टडी में जो दिया जाता है वो 15 दिन के लिए दिया जाता है। कितने दिन के लिए? अभियुक्त को 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। 15 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा, यानी कि जेल भेज दिया जाएगा। मुकदमा चलता रहेगा, ट्रायल चलती रहेगी, लेकिन वो रहेगा कहाँ पर? जेल में, लॉकअप के अंदर, थाने के अंदर नहीं रहेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कहां पर दिया गया? ये सब दिया गया धारा 167 में, सेक्शन 167 में दिया गया है। बात समझ में आ गई दोनों? धारा 167 कहती है क्या? पुलिस अभिरक्षा 15 दिन की होगी, अगर इससे ज्यादा पूछताछ करनी है तो फिर वो कहां पर होगा? वो जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया जाएगा। अगर एक्सटेंड करने की बात आई तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और धारा 167 की उपधारा क्या कहती है कि 24 घंटे के भीतर भीतर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जैसे ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर उठा करके इसको जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा ही मजेदार धारा आती है, धारा 173, सेक्शन 173। सेक्शन 173 क्या कहता है? सेक्शन 173 कहता है कि यदि कोई जांच चल रही, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसको इन्वेस्टिगेशन को आप कहते हैं शुद्ध भाषा में अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश में इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सबूत जुटाने वाली प्रक्रिया। किसी केस में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अन्वेषण चल रहा है, तो अन्वेषण पूरा होने के बाद धारा 173 ये कहती है कि इसके अंदर क्या होगा? एक पुलिस रिपोर्ट जज के सामने पेश होगी। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। ये है धारा 173। अब इसमें जो खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ध्यान से। सन 2018 के अंदर, सन 2018 के अंदर जो हमारा दांडिक विधि है,
यानी कि जो हमारा पनिशमेंट की बात करें, उसमें एक संशोधन हुआ है 2018 के अंदर। ये कहा गया है संशोधन करने के बाद, अगर कोई मामला बलात्कार से संबंधित है, किससे? बलात्कार, यानी कि आप कहें तो यौन शोषण से संबंधित है, तो यहाँ पर एक आ गया बलात्कार जैसे मामले के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो और कितने दिनों के अंदर? 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो, 2 माह के भीतर पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जानी चाहिए। ठीक है, 2 माह के भीतर पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये कहता है नियम। अब याद रखना, चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। नियम तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस वाले बोले जी हमारे पास समय नहीं था, कोरोना आ गया, स्टाफ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है। ऐसा नहीं है कि आपने तो छवि देखी है मार पिटाई वाली, है ना, एक छवि देखी घूसखोरी वाली, बोले पैसा लेते, रिश्वत लेते हैं। उसके अलावा भी अगर आप इनके काम करने की एक प्रेशर को देखें तो वो भी जरा देखना पड़ता है। बहुत इमेंस प्रेशर के अंदर ये लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ आप समझ रहे हैं दबाव की जो मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दबाव अलग होता है, सीनियर अधिकारियों का दबाव अलग होता है, समाज का दबाव अलग होता है। पुलिस करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, बहुत सारी समस्याएं डिपार्टमेंट को झेलनी पड़ती है। बस समझ में आ रही है? साथ में स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझते हैं ये लोग। तो कई बार अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं होती तो उस केस में फिर वो जो भी उनका तरीका होता है वो बताते भी हमने क्यों रिपोर्ट फाइल नहीं करी है। बात समझ में आती है? तो वो एक अलग कहानी आती है। लेकिन ये जो है सीआरपीसी क्या कहते हैं, सीआरपी से बातें कहती है कि जब भी कोई मामला हुआ, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। दूसरी बात, अगर बलात्कार से संबंधित कोई मामला है तो 2 माह के भीतर पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर धारा 198 सेक्शन 198। सेक्शन 198, सेक्शन 198 क्या कहता है? सेक्शन 198 कहता है विभाग के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन में, अपराधों के अभियोजन से संबंधित, अभियोजन से संबंधित। इसका मतलब क्या है यार? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई मामला है शादी से रिलेटेड तो कैसे उसके अंदर प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसिक्यूशन चलेगा आगे, वो सब धारा 198 के अंतर्गत। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि विभाग के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित कौन सी धारा सीआरपीसी की है, तो आप धारा 198 याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है जो मैं बताऊंगा, पूछे गए क्वेश्चन है, तो धारा 198 आप याद रखेंगे। ऐसे ही आप धारा 200 याद रखें। धारा 200 के अंदर क्या दिया गया है? परिवादी का, परिवादी, परिवादी कौन होता है? जो कंप्लेंट फाइल करने वाला होता है, कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट यानी कि परिवाद फाइल करने वाला जो परिवादी होता है, उस परिवादी की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परिवादी की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परिवादी की परीक्षा का मतलब किसी ने कंप्लेंट फाइल की, सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद उसका बयान होगा, उसके जो गवाह हैं उनका बयान होगा, तो उससे संबंधित जो धारा है वो धारा 200 है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर किसी का सूट यानी कि परिवाद यानी कि मुकदमा खारिज किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो आप लिखेंगे धारा 203 के अंतर्गत क्या कहता है? परिवाद को खारिज करने संबंधित, परिवाद को, परिवाद को खारिज करने संबंधित, परिवाद को खारिज करने संबंधित। ठीक है, वो प्रावधान कहां पर है? धारा 203 के अंदर है, सेक्शन 203 के अंदर है, परिवाद को खारिज करने से संबंधित प्रावधान। ये आप लोग ध्यान रखेंगे वही बात। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए धारा 205, धारा 205, धारा 205, धारा 205 क्या कहती है? वैसे तो ये होता है बच्चों कि अगर किसी ने मामला फाइल किया, सूट फाइल किया है, तो सूट फाइल करने के बाद ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जाएगा ही नहीं कोर्ट के अंदर, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं
वहां पर ये कहा गया कि अगर जज साहब चाहें, अगर न्यायाधीश चाहे तो क्या करते हैं, बोले कोर्ट आने की तुमको जरूरत नहीं, तुम्हारे वकील साहब आ जाएंगे। ऐसी परमिशन भी वो दे सकते हैं, यानी कि किसको, अभियुक्त को। तो लिखे जरा, धारा 205 क्या कहती है, लिखे, अभियुक्त को, अभियुक्त को अनिल कुमार, एक मिनट आता हूं आपके पास। अभियुक्त को व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अदालत में, अदालत में प्रस्तुत होने, प्रस्तुत होने से मुक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत होने से मुक्त कर सकते हैं। यानी कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केस को देख करके। बात समझ में आ रही है, आपके वकील साहब आ जाएंगे, चल जाएगा। ये होता है। अनिल कुमार जी, आजीवन कारावास मैंने बताया था आपको, आजीवन कारावास जो होता है वो 20 वर्ष के लिए होता है वैसे, ठीक है। लेकिन एक जगह आपने देखा होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कब तक के लिए, बोले टिल डेथ। ऐसे पनिशमेंट भी मिलता है कि जब तक मरोगे तब तक वहां पर रहोगे। अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं लगाए गए तो फिर वो, ऑल ओके दिख रहा है सबको बराबर, ठीक है। बराबर दिख रहा है, अरे बता दो, क्योंकि मेरी तरफ से कनेक्शन टूट गया था भाई। ठीक है बिल्कुल सही। हाँ पता तो लग जाए, ऐसे ही भैया, ये डिजिटल इंडिया का कहानी यही होती है। अभी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये राजधानी दिल्ली की बात है, लाइफ बीच में स्ट्रिप मार के क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर खराब है। ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा था धारा 205 सेक्शन 205 ये क्या कहता है कि कोई अभियुक्त है और अगर अभियुक्त कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता है तो उस केस में अदालत के अंदर जज साहब, जज साहब क्या कर सकते हैं, अभियुक्त को व्यक्तिगत तौर पर कह सकते हैं कि भाई आपको व्यक्तिगत तौर पर आने की आवश्यकता नहीं है, आपके आए बिना भी काम चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है धारा 205 सेक्शन 205। अब इसके बाद एक दो धाराएं और इंपॉर्टेंट, जरा याद रखो। एक लिखो, धारा 262, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना भाई इसका। धारा 262 लिखें,
संक्षिप्त विचारण, संक्षिप्त विचारण। देखो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो ज्यादा गंभीर नहीं होते। एक तो होता है हत्या का मामला हो गया, डकैती का मामला हो गया, ये बड़े बड़े मामले हैं। जब मैंने आपको आईपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 महीने की सजा है, 3 महीने की सजा है, छोटे छोटे मामले, है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का रास्ता रोक लिया, एक ऐसा लोक मार्ग है, एक सड़क है जिस पर हर व्यक्ति जा सकता है, लेकिन कोई चौधरी साहब निकला है बोल मैं अपने घर के सामने किसी को निकलने नहीं दूंगा। मैंने आपको याद हो तो आईपीसी के अंदर ही पढ़ाया था, है ना। तो वहां पर क्या होगा, उनको सजा मिलेगी। तो ये कैसे मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले होते हैं, ठीक है। तो जब छोटे मोटे मामला है तो उसके लिए भी जो विचारण होगा कोर्ट के अंदर वो भी छोटा ही होगा, तो उसको आप कहते हैं संक्षिप्त विचारण। तो संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है, ध्यान सुनना, संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन आया हुआ है, संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है वो कहां पर दी गई है, सीआरपीसी की धारा 262 के अंदर दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के अंदर दिया गया है क्या, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। दूसरी चीज, जिन मामलों के अंदर, ध्यान सुनना, धारा 262 के अंदर ये उपधारा 2 क्या कहती है, जिन मामलों के अंदर संक्षिप्त विचारण किया जाता है उन मामलों में अधिकतम जो दंड होता है, उन मामलों में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, अधिकतम जो दंड होता है, वो अधिकतम दंड, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होता है, वो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 माह का होता है। अगर 3 माह से ज्यादा का कोई पनिशमेंट वाला केस है तो फिर उसको दूसरे प्रकार से ट्रायल किया जाए, संक्षिप्त विचारण फिर उसका नहीं होगा। ये नहीं हुआ एक दिन के अंदर मामला निपटा दिया, वो सब नहीं हुआ भाई। संक्षिप्त विचारण का मतलब क्या है, आज आए आज ही फैसला हो गया, अदालत के अंदर बात गई आज ही फैसला कर डाला, तो संक्षिप्त विचारण। लेकिन अगर कोई मामला दूसरा है, जैसे कि बलात्कार का मामला है, हत्या का मामला है, तो एक दिन के अंदर तो विचारण नहीं हो सकता, तो वो संक्षिप्त विचारण में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना दोनों की दोनों बातें, कि संक्षिप्त विचारण की चर्चा धारा 262 के अंदर है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के अंदर है, और इसके लिए जो दंड बताया गया है धारा 262 की उपधारा 2 में बताया गया है। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अरे बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना कर दिया करो। आपकी स्क्रीन पर रिएक्शन का आपके पास तरीका होता है, जब आप जाएंगे रिएक्शन पर तो वहां पर आप स्माइली भेज सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे स्माइली भेजे, बट एटलीस्ट यू कैन रेज योर थंब, ठीक है, गुड। कमेंट भी कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब सुनिए जो इंपॉर्टेंट बात है, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, ठीक है। डेथ सेंटेंस, हैंग टिल डेथ। हैंग टिल डेथ का मतलब क्या है, कि व्यक्ति को लटकाओ और तब तक लटकाओ कि जब तक वो मर ना जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मान ली किसी व्यक्ति ने अच्छा प्राणायाम करना सीख लिया है, आजकल बहुत मार्केट के अंदर चर्चा में वैसे चीजें, तो उसने सांस रोकने की प्रैक्टिस कर ली है और हो सकता है बच जाए, तो बोले ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट लटका के छोड़ दो, नहीं। हैंग टिल डेथ, जब तक वो मरे ना तब तक उसको लटका करके रखना है। अब डेथ सेंटेंस के संबंध में कुछ प्रावधान है, वो क्या कहता है, धारा 366 कहती है, सुनना बात को, देखो धारा 366 क्या कहती है। पहले एक चीज सुनो, यहाँ पर इधर की तरफ देखो, यहाँ स्क्रीन पर देखो जरा, छोटी चीज में बताता हूँ। जो हमारे कोर्ट है, जो हमारे अदालत है, उन अदालतों को अगर मैं जिला लेवल पर देखूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखूं, हर जिले के अंदर अगर मैं उस कोर्ट को देखता हूं, तो मामलों के आधार पर, मामलों के आधार पर मतलब केस के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दीवानी मामला, ठीक है, और दूसरा फौजदारी मामला। ये मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था मैं पढ़ा चुका हूँ आईपीसी के इंट्रोडक्शन में। दीवानी मामले वो मामले जैसे कि प्रॉपर्टी के विवाद का मामला है, शादी बारात का मामला है, दीवानी मामले हो गए। लेकिन अगर हिंसा हो जाए, किसी को नुकसान पहुंच जाए, तो उसको आप कहते हैं क्रिमिनल केस, फौजदारी मामले। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिविल मैटर यहाँ पर देखे जाएंगे, और जो अपराध से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं वो कहाँ पर देखे जाएंगे, इस प्रकार के फौजदारी मामलों को जो कोर्ट हैंडल करता है उसको आप कहते हैं अदालत के अंदर, जिसको जिले के अंदर आप कहते हैं सेशन कोर्ट। क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट, यानी कि हिंदी में सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय के अंदर बैठता है सेशन जज, इसके नीचे भी और कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे और भी कोर्ट आ जाते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। जब भी मृत्यु दंड दिया जाता है,
किसमें दिया जाएगा? सीधी सी बात है, फौजदारी को जो मामला होगा उसके अंदर दिया जाएगा। हत्या हो गई, देशद्रोह हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फौजदारी के मामले में अगर मृत्युदंड दिया जाना है तो कम से कम सेशन जज, कम से कम सेशन जज यानी कि जो सत्र न्यायालय होगा वो देगा। ये दंड कौन दे सकता है? अनाउंसमेंट कौन कर सकता है? डिक्लेयर कौन कर सकता है? ये दंड देने का अधिकार कम से कम सेशन कोर्ट का है। तो धारा 366 कहती है कि सत्र न्यायालय ने किसी को, सत्र न्यायाधीश ने या न्यायालय ने, सत्र न्यायालय ने क्या दिया? सत्र न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया। बोले कि इस व्यक्ति को आप लटका दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सत्र न्यायालय ने कह दिया और लटका दिया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर धारा 366 क्या कहती है? धारा 366 कहती है ये जो आदेश दिया है, कौन से वाला? मृत्यु दंड का ये जो आदेश है, ये जो मृत्यु दंड का आदेश है, इस आदेश को पुष्टि के लिए, इस आदेश को पुष्टि के लिए मतलब कि हाँ फाइनली दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, फाइनली दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, इसके लिए कहां पढ़ना पड़ेगा? इस आदेश को जो उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? उच्च न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है भाई। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है बोले ठीक है चलो मर जाएंगे तो कम से कम जिंदगी से पिंडा छूटेगा। कुछ लोग होते हैं ना बोले मरने के बाद तो स्वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन से परेशान है, वो लटक जान तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़े ना पड़े लेकिन व्यवस्था को फर्क पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को मृत्युदंड दे देना, हो सकता है बाद में पता चला ये तो बेचारा मासूम था। तो उस केस में ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई मृत्युदंड का आदेश आया है तो ऐसा नहीं कि उसको सीधा जाकर के लटका दो, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये जो आदेश आएगा उस आदेश को फॉरवर्ड कहां पर किया जाएगा? उच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। जो भी राज्य का हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के पास इसको भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई? हाई कोर्ट के पास इसको भेजा जाएगा। अब जब हाई कोर्ट के पास इस आदेश को भेजा जाएगा तो हाई कोर्ट इस केस में क्या करेगा? धारा 367 कहती है, धारा 367 कहती है जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय क्या करेगा? हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले में अगर कोई अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, अगर किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, अगर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है तो अतिरिक्त जांच का आदेश दे सकता है, अतिरिक्त जांच का आदेश दे सकता है। बोले जो पुरानी जो जांच हुई है वो ठीक से नहीं हुई है, हमको कुछ और जांच करवानी है, तो वो जांच का आदेश दे सकता है, ठीक है। कोई अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है, किसी और सबूत की आवश्यकता है, अतिरिक्त साक्ष्य, सबूत, एविडेंस, तो अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए भी आदेश दे सकता है, ठीक है, देने के लिए आदेश दे सकता है। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है अब मैं इंश्योर हूं इस बात से, हम इंश्योर हैं इस बात से कि इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तो धारा 368 के तहत जो है हाईकोर्ट क्या करेगा? उच्च न्यायालय मृत्यु दंड की पुष्टि करेगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा? उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि करेगा कि हाँ भाई हम सेटिस्फाइड है, ठीक है, पुष्टि करेगा। अरे बात समझ में आती है? अगर सेशन कोर्ट के पास कोई मामला गया, सत्र न्यायालय के पास कोई मामला गया, सत्र न्यायालय को लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, आदेश दे दिया, अब सीधा उसको लटकाया नहीं जाएगा, इस मामले को क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। धारा 366 ऐसा कहती है। ये दोनों तीनों धारा याद रख लेना। धारा 367 कहती है कि अगर उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, किसी और जांच की आवश्यकता है, किसी और सबूत की आवश्यकता है, तो वो आदेश दे सकता है कि हमें कुछ और एविडेंस भी चाहिए, कुछ और भी जांच करवानी है, ऐसा आदेश हाईकोर्ट कर सकता है। दूसरा यानी कि तीसरा, जब हाईकोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, हाईकोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर तो कह देगा बोले नहीं लटकाना है इसको, फिर तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया तो फिर तो बरी करना पड़ेगा, माफी और मांगनी पड़ेगी उसको, पेप्सी पिलानी पड़ेगी उसको बैठा करके, बोल पेप्सी पिलाओ उसको, बहुत परेशानी है भाई। यही होता है, अगर मान लो कानून से गलती हो जाए तो क्या करोगे आप?
कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकता। तो उस केस में तो छोड़ना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर कई बार ये भी होता है कि अदालत सरकार को आदेश भी देती है, क्या बोले, इस व्यक्ति को आपने 5 साल अदालत क्या रखा है, 5 साल आपने जेल के अंदर रखा है बिना किसी मतलब के। तो फिर कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन कैसे? ये क्या करता था? बोले ये साहब डॉक्टर थे, कितना कमाते थे? बोले 2 लाख रुपए महीने कमाते थे। बोले 1 साल का 24 लाख, 5 साल का 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, साथ में जो भी उनको लगता है, सरकार को आदेश देता है, बोले कंपनसेट करो इतना इसको। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं करते थे, बोले फिर भी कंपनसेट करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने उसके जीवन का अमूल्य समय जो है बर्बाद किया है। तो उस केस में ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर दोषी पाया जाता है और ये लगता है कि भाई फांसी देनी पड़ेगी इसको, तो फिर हाई कोर्ट जो है उसकी पुष्टि करता है। जैसे कि बहुत सारे केस हुए, जैसे कि निर्भया रेप केस हुआ, आपने देखा था दिल्ली के अंदर, तो वहां पर बहुत हंगामा हुआ था। तो साकेत कोर्ट ने आदेश दिया, साकेत कोर्ट के आदेश देने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के पास मामला गया, है ना। कंपल्सरी ये जाना ही जाना है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, सामने वाला अभियुक्त अपील करे या ना करे, लेकिन उस मामले को हाई कोर्ट भेजना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी किसमें? जब डेथ सेंटेंस की बात आती है। अरे बात समझ में आती है? तो ये हो गया धारा 368। अब आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति जिसको सजा मिली है वो क्या कहता है, मैं पीड़ित हूँ, है ना। तो पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, अपील करने का अधिकार होता है। बार बार मैं कहता रहूं कि अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे आप। तो धारा 372 कहती है आपको जो अधिकार है अपील करने का, धारा 372 के अंतर्गत है। जैसे कि क्या लिखा गया है यहाँ पर, लिखे पीड़ित को अपील का अधिकार है। इस पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार है। पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार कहां से मिलता है? पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार, पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार धारा 372 के द्वारा मिलता है। ये बात आपको छोटी सी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर कोई राज्य की सरकार ने कोई किसी को दंड दे दिया है, राज्य की सरकार के द्वारा किसी को दंड दिया गया है, तो वहां पर व्यक्ति क्या कर सकता है, उस दंड के खिलाफ अपील कर सकता है। बात समझ में आती है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा जरा। ठीक है, आपने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल, अंतरिम जमानत। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, फ्रॉड का कोई मामला उसके ऊपर बन गया, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मामला है, फ्रॉड का कोई मामला बन गया, तो उस केस में क्या होता है कि चलो इसको तो हम पहले से जेल जाने से पहले इसका क्या कर लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे। अरे समझ रहे हो इस बात को? नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूँ, आप नहीं समझ। बेल का मतलब क्या होता है? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट क्यों करते हैं भाई? या तो सामने वाला व्यक्ति अपराध ना करे इसलिए किया जाएगा अरेस्ट, अपराध कर दिया है तो उससे पूछताछ करेंगे। क्योंकि जब दंड कब दिया जाएगा, दंड तो तब दिया जाएगा जब अदालत कह देगी कि हाँ भाई ये दोषी है। लेकिन दोषी होने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? दो ही कारण है, या तो अपराध ना करे, और अपराध कर दिया है तो उस केस में ये इन्वेस्टिगेशन में जो हम अन्वेषण करेंगे उसके अंदर सहयोग करे, और सहयोग करते हुए क्या करे, सबूतों को ना मिटाए, इसलिए किया जाता है ना। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, फौजदारी का मामला है छोटा मोटा, तो पुलिस वाले ले जाते हैं, बोले चलो थाने चलो। और वहां पर जाकर के क्या होता है, आपने सुना होगा जमानत करवा ली, है ना। जमानत का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो ऐसा है, इसमें जो भी आप अन्वेषण कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब आप बुलाओगे तब हम आ जाएंगे। हमको अंदर बैठाने की क्या जरूरत है, खाना खा खाना खिलाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खाना खाने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली, है ना। वो क्या बोलता है, बोले हमको सुना था कि हम तो जेल के अंदर खाना मिलता है। बोले इसलिए तू आया है? सुना, देखा ना आपने वो मर्डर कर देता है। बोले उसको हमने मारा है। क्यों मारा है? बोले हमको लगा था जेल के अंदर खाना वाना मिलता है। तो उसको अंदर ले जाते, ले जाकर कूटते और बंद करके आ जाते हैं। ये पूरा आपने देखा होगा। तो बोले कि आपको हमको अंदर बंद करने की आवश्यकता नहीं, हम जा सकते हैं श्योरिटी। तो वहां पर बेल ली जाती है, जमानत ली जाती है। उसका मतलब ये होता है जब बुलाओगे तब आना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अरेस्ट करने के बाद जमानत हुई। एक होता है पहले से पहले कोई मामला बना, जैसे मैंने कहा फ्रॉड का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, फ्रॉड का मामला है, तो किसी महिला की बात आ रही है, तो परिवार वाले क्या करते हैं, बोले गिरफ्तार होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल ले लो, अंतरिम जमानत ले लो। ठीक है, ये वाली बात थी। अरे समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो है, बात सुनिएगा। हाँ,
तो अगर हम यूपी की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो आपातकाल के टाइम पर, आपातकाल इमरजेंसी वाली बात, अरे सुनी होगी ना, बड़े बुजुर्गों के बीच में आपने चर्चा सुनी होगी आपातकाल की, बहुत सारी बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, है ना। तो आपातकाल के समय में जो एंटीसिपेटरी बेल थी ना, इसको प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। बाद में 2009-19 के अंदर से ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दोबारा शुरू किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है, उसको हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर 19 जून 19 से दोबारा से लागू कर दिया गया है। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जमानत की बात चल रही थी, याद करो, बेल की बात कर रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुनिएगा बात को, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। बेटा एक मिनट चिराग रुक जाओ जरा, क्वेश्चन लूंगा, आप लिख दीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपका आंसर देता हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जहां पर व्यक्ति को अननेसेसरी जेल ले जाने की जरूरत ना हो, तो आप उसको बेल दे दीजिए। ये क्यों कहा गया। बहुत से मामले ऐसे देखे गए कि विचारण अभी चालू है, हियरिंग चल रही है, और व्यक्ति 2 साल से जेल के अंदर है। मैंने बताया था ना अभी, न्यायिक कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, 2 साल से जेल के अंदर है, विचारण चल रहा है। कई बार ऐसा हो गया 3 साल हो गई, विचारण चल रहा है दीदी। अरे पहले ये तो इंश्योर कर लो कि वो दोषी है या नहीं है। बिना दोषी हुए आपने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको अंदर रखा गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ठीक है, जिन मामलों में जरूरत है वहां अरेस्ट कीजिए, अंदर रखिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर आवश्यकता नहीं है, जहां पर एक व्यक्ति विचारण में, इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण के अंदर कॉपरेट करेगा, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेगा, तो वहां पर कोशिश ये की जाए कि उसको जमानत दे दी जाए। क्या दे दी जाए, जमानत दे दी जाए। और जेल जो है अपवाद के तौर पर, जेल अपवाद यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो जेल भेजो, अदरवाइज जमानत पर उसे छोड़ दो। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और कौन से मामले में कहता है आप लिखें, ये मामला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान लिखें। मोतीराम, 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 ये व्यक्ति का नाम है भाई, ठीक है। मोतीराम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य। एक तो आप लोगों के कैमरे बंद होते हैं, तो कई बार हम यहाँ से जो क्रैक कर देते हैं तो हमको लगता है हम ही हंस रहे हैं, आप लोग तो हंसी नहीं हो। अभी ये नहीं कह रहा कि आप कैमरे ओपन कर लो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है, आप रख सकते हैं। तो मोतीराम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, यहां पर क्या कहा गया, यहां पर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत एक नियम है। आप लिखेंगे पूरी बात को, जमानत एक नियम है, जमानत एक नियम है। और दूसरा, जेल एक अपवाद है, जेल एक अपवाद है, अपवाद है। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश आती है मुझे थोड़ी बहुत, ठीक है। क्या लिखते हैं, बेल इज अ नॉर्म, बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन, ठीक है। जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। ये कहां पर कहा गया, मोतीराम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये बात कही गई है। अरे बात समझ में आ गई आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीआरपीसी के संदर्भ में याद रखनी है। वैसे तो सीआरपीसी बहुत बड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितना ही मैंने आपको पढ़ाया 2-3 क्लास के अंदर, इंटरेस्टिंग ही चीजें हैं, बेकार की चीजें नहीं है। बट क्या होता है ना कि हमारा पेपर है, और पेपर में लिमिटेड चीज हमको करनी होती है, ठीक है। और जहां मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, तो वो क्या होता है ना कि इंग्लिश में जो व्यक्ति बात करता है ना, तो आता उसे कुछ ना हो, सामने वाले को लगता है पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, स्पेशली देहात के क्षेत्र में। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसको गांव के लोग क्या बोले, कुछ नहीं है। और किसी ने 4 लाइनें बोल दी इंग्लिश में आकर के, बोले ये बहुत ब्रह्म ज्ञानी आदमी है, इसको बराबर कोई ज्ञानी नहीं होता। देखा होगा ना आपने ये चीजें। हाँ, जैसे ऐसे ही अगर मान लो कोई अपने गांव का, अपने, हम अपना वेशभूषा पहन ले, कौन से वाला धोती कुर्ता कोई पहन ले, कोई लड़का आज के जमाने पर धोती कुर्ता पहन ले, पनाह पहन ले, पनाह जानते हो ना आप, जूती चमड़े वाली, वो पहन कहीं निकल जाओ, तो बोले कौन है, देशी आदमी आ गया, है ना।
हाँ हाँ हाँ। तो ये देखने को मिल जाता है। अभी जैसे भी एक मामला आया था दिल्ली के अंदर, वो महिला किसी होटल के अंदर जा रही थी, वो हंगामा भी चल रहा है, पेपर में पड़ा हुआ आपने, साड़ी पहन रखी थी, बोले साड़ी से नॉट अलाउड। अरे हमारा जो है ना परिधान है भाई, ये हमारी एक वेशभूषा है, वेल एक्सेप्टेड है, उसको तो आप मना कर ही नहीं सकते, बोले नहीं आ सकते। ऐसी क्लब के अंदर कोई हाईकोर्ट के जज थे, पहले मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो धोती पहन के चले गए थे। वो होते हैं ना साउथ इंडिया में लुंगी टाइप की, चिदम्बरम साहब पहनते हैं, देखा होगा आपने। बोले इसको पहन के आप क्लब के अंदर नहीं आ सकते। क्या है, क्या मजाक क्या है भारत के अंदर, सोचो पहन, आपने ड्रेस कोड लगा दिया जबरदस्ती का, क्या पहना होगा इंसान को। विक्कू सिंह, जमानत जब्त एक तो वो होता है, देखो जमानत जब्त का मतलब, जबकि चुनाव के अंदर वोट पड़ता है, वोट के अंदर व्यक्ति को निर्धारित मत ना मिले, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जमानत जब्त हो जाती है। एक तो वो वाला सिस्टम होता है। दूसरे वाला ये होता है कि अगर किसी ने जमानत ली है, मान लीजिए रामलाल नाम का व्यक्ति अपराधी है, उसकी जमानत श्यामलाल ने ले ली। जमानत के अंदर क्या होता है, बोले ये पेश नहीं हुआ तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब श्यामलाल भाग गया, ठीक है, यानी कि जिसकी जमानत ली गई वो भाग गया, तो पुलिस किसको पकड़ेगी, जमानत लेने वाले को, बोले तुमने जमानत ली थी, तुम्हें दरा। ठीक है, तो वो वाला सीन हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये वाली कहानी होगी। अच्छा एक चीज और देख ले, इसमें टाइम है अपने पास, 2 मिनट बची है यार, 2 मिनट में क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, एविडेंस एक्ट है, 15 मिनट में कराना था मुझे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कैमरे ऑन कर लिया करो, हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो सभी लोग, ठीक है, व्यक्ति जब जीवन में हंसता है तो अच्छा लगता है। किसी की मजबूरी है बात अलग है ना, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अभी नहीं सोना, पढ़ के सोना है।